राजा अपने राज्य में विद्वान और कलाकारों का आदर सत्कार करता रहता था। राजा भोज के दरबार में कालिदास, भवभूति जैसे तमाम विद्वान पंडित मौजूद थे। इस बात का राजा को बहुत गर्व था। एक दिन राजा भोज के राज्य में एक भट्टाचार्य आया। उसने अपने एक शिष्य को राजा भोज के दरबार में भेजा। उसके शिष्य की अनोखी वेशभूषा के कारण सभी लोग देखने के लिए धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। भट्टाचार्य के शिष्य राजा के दरबार में आकर कहता है कि मेरे गुरु आपके विद्वानों से शास्त्रार्य में मुकाबला करना चाहते हैं। वे मारवाड़, गुजरात आदि के विद्वानों को हराते हुए चले आ रहे हैं। राजा ने शिष्य से कहा, आप भट्टाचार्य जी को सम्मान के साथ महल में ले आओ। उनके ठहरने की और खाने पीने का भी व्यवस्था यहीं राजमहल में कराई जाएगी। राजा ने अपने दरबार की पंडित सभा को शास्त्रार्थ का मुकाबला करने कहता है। राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। दरबार के सभी पंडित शास्त्रार्थ के लिए अपने अपने आसन पर विराजमान थे और भट्टाचार्य के आने का इंतजार किए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद भट्टाचार्य ने अपने शिष्य के साथ प्रवेश करता है। भट्टाचार्य की वेशभूषा देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों के होठों पर हंसी आ गई। भट्टाचार्य के सिर पर हाथी को वश में करने का अंकुश बंधा था। गले में कंठे जैसा आभूषण पहने हुए थे। पेट पर एक वस्त्र लपेटे हुए थे। मुंह में एक तिनका दबाए हुए था और उसके शिष्य के हाथ में एक कुदाल था। राजा भोग अपने आसन से उठे और भट्टाचार्य को आसन पर विराजमान होने को बोले और फिर अपने आसन पर बैठ गए। शास्त्रार्थ आरंभ होता है। राजा भोज के राज्य के विद्वान एक एक करके हार गए। सबको हराने के बाद भट्टाचार्य ने कहा, राजन, आपकी नगरी में 4-5 दिन तक रुक रहा हूं। कोई और पंडित या विद्वान बचा हो तो उन्हें भी शास्त्रार्थ के लिए बुला सकते हैं। इतना बोलकर भट्टाचार्य अपने शिष्य के साथ राज्य सभा से उठकर वहां से चले गए। अपने पंडित के हार की वजह से राजा भोज को पहली बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। राजा भोज को रात में अपने कक्ष में नींद नहीं आ रही थी। वह बिना किसी को बताए रात को ही अकेले जंगल में घूमने निकल जाते हैं। सुबह का समय था। राजा भोज जब अपने महल की ओर जंगल से वापस आ रहे थे तब उनकी नजर एक तेली पर पड़ती है। तेली घानी से तेल निकाल रहा था। भोज उसे तेल निकालता कुछ देर से चुपचाप देख रहे थे। क्योंकि उसका एक आंख नहीं था, वह काना था, परंतु उसका शरीर सुडौल और चेहरे पर तेज दिख रहा था, जिससे कारण वह बुद्धिमान दिख रहा था। राजा भोज उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तेली राजा भोज को देखकर प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, मेरा नाम गंगू है। गंगू की हालत देखकर राजा भोज ने कहा, घबराओ मत, मैं राजा भोज हूं। मेरे साथ मेरे दरबार में चलकर क्या एक व्यक्ति से बात कर सकते हो? गंगू ने कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं। और गंगू महाराज के साथ महल चला आता है। राजा भोज रास्ते में गंगू को भट्टाचार्य के बारे में सारी बातें बता देता है और उसे क्या करना है यह भी अच्छे से समझा देता है। महल आते ही गंगू को अच्छे कपड़े और जूते पहना दिए जाते हैं। गले में मोतियों का हार और सोने के आभूषण भी पहनने को दिया जाता है। गंगू इन कपड़ों में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। राजा भोज उसके बाद दरबार में अकेले चले जाते हैं। दरबार लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद गंगू भी दरबार में आ जाता है। गंगू को आते देख राजा अपने आसन से खड़ा हो जाता है। राजा को खड़ा होता देख दरबार में उपस्थित तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। राजा भोज गंगू को भट्टाचार्य के पास बैठने को बोलते हैं और शास्त्रार्थ आरंभ करने को कहते हैं। शास्त्रार्थ आरंभ होते ही भट्टाचार्य गंगू को सर से पैर तक देखता है। भट्टाचार्य सोचते हैं, आज पंडितों को मूक शैली का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। यह सोचते ही भट्टाचार्य गंगू की तरफ अपनी एक अंगुली उठाता है। गंगू को लगा भट्टाचार्य बोल रहा है, मैं तुम्हारी बची हुई आंख भी फोड़ दूंगा। यह सोचते ही गंगू को भट्टाचार्य पर गुस्सा आ गया। गंगू फिर भट्टाचार्य की ओर 2 अंगुलियां सामने करते हुए मन ही मन बोला, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। यह देखकर भट्टाचार्य दंग रह जाता है। उसकी सोच थी कि जगत में एक ही शक्ति है, लेकिन गंगू ने कहा 2 हैं। शिव के साथ शक्ति भी, इसीलिए 2 अंगुलियां सही हैं। अब की बार भट्टाचार्य अपना खुला पंजा उसकी ओर करता है। गंगू का मुंह फिर से गुस्से में तमतमा गया। उसने सोचा कि यह बोल रहा है, मुझे थप्पड़ मारेगा।
गंगू अपना मुट्ठी बंद कर भट्टाचार्य की ओर इशारा करते हुए मन ही मन बोला, तू क्या मुझे थप्पड़ मारेगा? मैं तेरे मुंह का जबड़ा एक गुस्से में तोड़ दूंगा। यह देखकर भट्टाचार्य के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। भट्टाचार्य ये सोचने लगे कि मैंने तो कहा था कि 5 इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल है, लेकिन इसने बताया कि इन इंद्रियों को संयम द्वारा जीता जा सकता है। ये विचार आते ही भट्टाचार्य खुद को हारा हुआ समझ लेता है। उसी समय भट्टाचार्य अपने सर पर बंधा अंकुश और अपने बदन पर के सभी आभूष उतार कर फेंक देता है और गंगू तेली के चरणों में गिरकर हार मान लेता है। प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नामक एक पुत्र था जो अपने पिता की ही भांति बहुत धीर, वीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था। राजा के एक मंत्री का बेटा बुद्धि शरीर उस वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां घने जंगल के बीच उसे एक रमणीक सरोवर दिखाई देता है जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उसी समय अपनी कुछ सखियों सहित एक राजकन्या वहां आती है और सरोवर में स्नान करने लगती है। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो जाता है। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देख लिया था और वह भी पहली ही नजर में उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उस राजकन्या के बारे में जानने के लिए सोच ही रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उसकी ओर संकेत करके अपना नाम धाम भी बता दिया। उसने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया, दंतपत्र से देर तक दांतों को खुरचा एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा, किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब न समझा सका था। परंतु उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने उन इशारों का मतलब समझ लिया था और मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हालत देखता रहता है, जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था। राजकुमार घर लौटकर वह बहुत उदास हो जाता है। जब से वह शिकार से लौटा था तब से उसकी दशा जल बिन मछली की भांति हो रही थी। उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था। राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होने लगता था। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछता है। तब राजकुमार से बुद्धि शरीर कहता है कि उसका मिलना कठिन नहीं है। तब राजकुमार अधीरता से कहता है, उसका न तो नाम धाम मालूम है और न जिसके कुल का कोई पता है, वह भला कैसे मिल सकती है? फिर तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा क्यों दिलाते हो? इस पर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर बोलता है, मित्र, उसने तुम्हें इशारों से जो कुछ बताया था, क्या उन्हें तुमने नहीं देखा था? उसने कानों पर अपना मुंह रखकर बताता है कि वह राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। दांतों को खुरचकर यह संकेत दिया कि वह वहां के दंत वैद्य की कन्या है। अपने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया था और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक सुविख्यात राजा है। उसके दरबार में दंत वैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है जो उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। दंत वैद्य उस पर अपनी जान छिड़कता है। मंत्री पुत्र ने आगे बताया कि मित्र, ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थीं, इसलिए मैंने उसके उन इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। प्रिया का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन आखेट का बहाना करके अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ता है। राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ देता है और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ जाता है। राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंचकर उसने दंत वैद्य की खोज करता है और उसका घर देख लेता है। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश करते हैं। मंत्री पुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उन्हें छिपाकर बांध देते हैं। फिर राजकुमार के सामने ही उसने वृद्धा से कहा, हे माता, क्या आप संग्रामवर्धन नाम के किसी दंत वैद्य को जानती हैं? यह सुनकर उस वृद्ध स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हाँ, मैं जानती हूं, मैं उनकी नौकरानी हूं
बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास हो जाता है, किंतु महाबुद्धिमान मंत्री पुत्र ने उससे एकांत में ले जाकर कहता है, तुम दुखी मत हो मित्र। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उजली अपनी 10 उंगलियों की छाप द्वारा तुम्हें यह बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। ये रातें मिलन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। फिर मंत्री पुत्र राजकुमार और पद्मावती की प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए बाजार में जाता है और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेच आता है। उससे मिले धन से उसने बुढ़िया से उत्तम भोजन तैयार करवाता है और उस वृद्धा के साथ ही भोजन करते हैं। इस तरह 10 दिन बिताकर मंत्री पुत्र ने उस बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेज देते हैं। बुढ़िया उत्तम भोजन के लोभ में यह कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। बुढ़िया ने लौटकर उन्हें बताया कि आज मैं यहां से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी रही, तब उसने स्वयं ही तुम्हारी बात कहने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर अपनी 3 उंगलियों से आघात किया। इसके बाद सीधी यहां चली आई। 3 रातें बीत जाने के बाद मंत्री पुत्र ने अकेले में राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो मित्र। पद्मावती ने महावर लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि वह अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। यह सुनकर मंत्री पुत्र ने फिर से बुढ़िया को पद्मावती के पास भेज देते हैं। उस दिन जब बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंचती है तो राजकुमार बुढ़िया का उचित स्वागत सत्कार करती है और उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराती है। पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रहती है। शाम को जब बुढ़िया घर लौटने के लिए तैयार होती है तभी उसे बाहर बहुत डरावना शोरगुल सुनाई देता है। हाय हाय, यह पागल हाथी जंजीरें तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है। बाहर से मनुष्यों की ऐसी चीख पुकार सुनाई पड़ती है। तब पद्मावती उस बुढ़िया से कहती हैं, राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है, उससे तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती हूँ। उसके बाद पेड़ के सहारे बाग की 4 दीवारी पर चढ़ जाना और फिर वहां से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़कर नीचे उतर जाना, फिर वहां से अपने घर चली जाना। यह कहकर एक रस्सी से बंधी पीढ़ी पर बैठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों द्वारा खिद्दकी के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती है। बुढ़िया पद्मावती द्वारा बताए हुए उपाय से घर लौट आती है और सारी बातें ज्यों की त्यों राजकुमार और मंत्री पुत्र को बता देती हैं। तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। उसने युक्तिपूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है, इसलिए आज ही शाम को तुम वहां जाओ और इसी मार्ग से अपनी उस प्रिया के भवन में प्रवेश करो। राजकुमार वैसा ही करता है। बुढ़िया के बताए हुए तरीके द्वारा वह 4 दीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में पहुंच जाता है।